अब हम बात कर लेते हैं जो हम डायनामिक लोड रेटिंग और स्टैटिक लोड रेटिंग है। बेसिकली इनका कह लें कि ये वो लार्जेस्ट एप्लीकेबल लोड है जो कि अप्लाई करके 0.0001 टाइम्स द डायमीटर भी अगर जो है डिफॉर्मेशन आ जाती है तो बेसिकली वहाँ फेलियर जो है कंसीडर होगा। कह लें मैक्सिमम लोड है कि इससे ज़्यादा अप्लाई करोगे तो आपके पास वो फेलियर आ जाएगा, यानी कि ये लिमिट है। तो ये अभी जो है आगे चल के अभी हम इसको डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, एक चीज़ देखें, फ़र्ज़ किया कि आपके पास जो है ना जो शाफ्ट डायमीटर था वो था 40 mm, ठीक है, बट आपके लाजमी बात है जो नंबर ऑफ़ साइकिल्स और वो तमाम चीज़ें बड़ी स्पेसिफिक हैं। तो 40 mm के अगेंस्ट तो आपको बेरिंग नंबर तो 6308 लगना चाहिए था, बट हो सकता है आपकी कैलकुलेशंस कुछ ऐसी होती हैं कि आपके पास वो आ जाता है 6309, तो भी कोई इशू नहीं है। ये जो स्मॉल लेवल की मॉडिफिकेशंस हैं, ठीक है, ये भी इजीली हो जाती हैं। या फिर अगर इन केस अगर आपने ये बड़े साइज़ का भी अगर आपको बेरिंग नंबर लगाना पड़ जाता है तो हम डिफरेंट इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लॉक वॉशर होते हैं, वॉशर्स वगैरह, लॉक वॉशर्स, वो यूज़ करके नट्स वगैरह यूज़ करके हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। या फिर हम थोड़ा सा इस यहाँ ये स्मॉल लेवल की हम कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं इनर रेस में। एनीवेज, आगे चलते हैं जी। मॉडिफाइड बेरिंग लाइफ रेटिंग, बेसिकली ये ASME ने ये डेवलप किया था और ASME ने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया था, ठीक है। लाइक जो हमारे पास है सच एज फ्रिक्शन, हुप स्ट्रेस, ठीक है, फ्रॉम प्रेस फिट्स। अच्छा, हुप स्ट्रेस कैसे डेवलप होती है? देखो, हुप स्ट्रेस ऐसे डेवलप होती है कि अगर आप यहाँ देखो तो फ़र्ज़ किया कि आपके पास जो शाफ्ट का डायमीटर है वो भी 40 mm है, या फिर मैं कह देता हूँ कि शाफ्ट का डायमीटर हो सकता है मेरे पास 42 mm हो, ठीक है, और आपको जो है ये वाला बेरिंग आपको यूज़ करना है, इसका डायमीटर तो 40 है। तो इसका जो लिटरेचर में भी जो आपको प्रैक्टिकली भी इनफैक्ट आपको मिलेगा, सो वी हीट द शाफ्ट अप टू 200 फ़ारेनहाइट और हम जो है फिर बेरिंग को वहाँ एडजस्ट करते हैं ताकि जिस तरह आप लोगों ने फिट्स एंड टॉलरेंसेस के टॉपिक में हम लोगों ने कवर किया था इंटरफेरेंस फिट को, तो उस तरह से बेसिकली कह लें कि इंटरफेरेंस फिट को फिर इस तरह से हीट अप करके लगाया जाता है। सो ये एक मेथड है जी। इसमें जो है वो प्रेस फिट जो है बेसिकली उसका ये मतलब है हुप स्ट्रेसिस फ्रॉम प्रेस फिट्स का, ठीक है। उसके बाद लुब्रिकेशन कंडीशन, उसकी क्लिनलीनेस वगैरह, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल लोडिंग, अदर ये तमाम फैक्टर इसको कंसिडर करता है। वन माइसिस फेलियर क्राइटेरिया को यूज़ कर रहा है वो, ठीक है, और इट ऑल्सो मेक्स यूज़ ऑफ लेटेस्ट एम्पेरिकल डाटा, यानी कि एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑन सरफेस फटीग स्ट्रेंथ ऑफ बेरिंग स्टील्स। ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स आर कंबाइंड इनटू अ स्टील स्ट्रेस लाइफ फैक्टर ASL, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली ASME वालों का एक अपना डेडिकेटेड एक अपना उनका सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप ये तमाम फैक्टर्स वगैरह जो है वो आपको कैलकुलेट करके बता देता होता है। बट चूंकि लाजमी बात है वी आर हेयर एट एजुकेशनल लेवल और लाजमी होता है हम वो प्रैक्टिकल लेवल पे नहीं है, सो हम वो सॉफ्टवेयर लाजमी होता नहीं परचेज कर सकते। बट ये सॉफ्टवेयर जो है ASME ने इससे रिलेटेड एक डेवलप किया हुआ है अपना। उसके बाद ही बेसिक स्टैटिक लोड रीडिंग, इसकी मैं पहले भी अभी डिस्कस करके आया हूँ। बेसिकली परमानेंट डिफॉर्मेशन और रोलर और बॉल कैन अकर इवन एट लाइट लोड्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई स्ट्रेसेस विद इन द स्मॉल कॉन्टैक्ट एरिया, यानी कि लोकलाइज डिफॉर्मेशन हो रही होगी जिसकी वजह से फर्स्ट पेट या पेटिंग का फिनोमेना भी होता है। सो द लिमिट ऑन स्टैटिक लोडिंग इन अ बेरिंग इज डिफाइंड एज द लोड दैट विल प्रोड्यूस अ टोटल परमानेंट डिफॉर्मेशन इन द रेसवे एंड रोलिंग एलिमेंट at any contact point of 0.0001 times the diameter d of the rolling diameter, ranging from about 4 gigapascal in roller bearing to 4.6 gigapascal in ball bearing। यानी कि अगर हम इसको आसान अल्फाज में अगर हम बात करने की कोशिश करें तो अगर आपके पास लेट से शाफ्ट है और उसका डाया है 1000 mm, ठीक है, सो अगर 0.1 mm पे भी अगर डिफॉर्मेशन वहाँ आ जाती है, ठीक है, सो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है, यानी कि फर्स्ट पिटिंग या गढ़ा पड़ जाते हैं। सो बेसिकली ये वो लोड लिमिट है कि वो इसके ऊपर जाके आपको वहाँ उस पर मिलेगा, ठीक है। सो बेसिकली कह लें कि एक तरह से हमारे लिए चेक भी है कि आपने लोड इससे ज़्यादा नहीं एक्सीड करना, या जब हमने वो लाइफ हमने जब फाइंड आउट L10 लाइफ वगैरह फाइंड आउट करनी है तो वहाँ इस वजह से ही यूटिलाइज हो रहा होता है। अच्छा, अभी एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, और हमने यहाँ रेडियल बॉल बेरिंग सेलेक्ट करना फॉर द शाफ्ट
कुछ डाटा हमें गिवन है, ठीक है। हमने यही एग्जांपल हमने लास्ट टाइम भी कवर की थी। द मैक्सिमम ट्रांसवर्स लोड ऑन द शाफ्ट एट द बेरिंग आर 16 पाउंड्स एंड एट R1 और 54 पाउंड्स एट R2, ठीक है। सिंस द लोड एट R2 इज़ फोर टाइम्स दैट ऑफ R1, ठीक है। 16 4 तकरीबन आपके पास जो है तकरीबन 64 होता है, ठीक है। ये 3.5 से ज़्यादा, ये तकरीबन 4 टाइम्स है। वन डिज़ाइन कैन बी क्रिएटेड फॉर R2 एंड यूज ऑल्सो एट R1, ठीक है। क्योंकि R2 का लोड ज़्यादा है, उसके लिए डिज़ाइन करोगे R1 पे भी लगेगा। शाफ्ट डायमीटर एट बोथ R1 एंड R2 is 0.591 inch based on tentative choice of a 15 mm internal diameter bearing। ये कैसे आया ये भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। द शाफ्ट स्पीड इज़ 1725 RPM, थ्रस्ट लोड आर नेग्लिजिबल, अ फेलियर ऑफ 5% फेलियर रेट इज़ डिज़ायर्ड। इसका क्या मतलब है, यानी कि हमने उस पॉइंट पर डिज़ाइन करना है कि जी 5% बेरिंग जो है वो फेल कर जाएंगे, बट 95% जो है वो पास कर जाएंगे। सो यानी कि कह लें कि हम 5% प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिज़ाइन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम देखो उसने हमें एक तो ये का सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने स्टैटिक लोड डायनामिक लोड रेटिंग से पहले भी हमने क्या करना है कि हमारे पास ये टेबल है। अगर आप ये देखो तो हमारे पास ये बोर आपको मिल रहा है, ये देखो कितना है 0.5906 इंच और हमारा शाफ्ट का डायमीटर है 0.591 इंच। तो इसका मतलब है हमारे लिए जो मोस्ट एप्लीकेबल केस है वो ये वाला है। सो उसने वो बोर जो 15 दिया वो बेसिकली इंटरनल डायमीटर, वो इस वजह से उसने वहाँ लिखा है कि हमारा जो हमारे केस में मोस्ट अप्रोप्रिएट ये केस है। तो अब आप यहाँ से क्या करोगे, आपने स्टैटिक लोड रेटिंग भी आपने जो है नोट कर ली जो कि 1200 पाउंड्स है, और आपने डायनामिक लोड रेटिंग भी नोट कर ली जो कि 1930 पाउंड है। अच्छा, इसमें एक चीज़ में क्लैरिटी में ले आता हूँ। अगर इन केस आपके पास यहाँ आपको क्या दिया जाता है, ये तो खैर हमारे पास रिएक्शंस हैं, ठीक है। आपको कहा जाता है कि जी देयर इज़ अ लोड एंड दैट इज़ फ्लक्चुएटिंग बिटवीन जो है दिस पाउंड एंड दिस पाउंड, यानी कि उसकी फ़ोर्स की आपको फ्लक्चुएशन आपको दे दी जाती। तो आपने क्या करना था कि सबसे पहले हमने रिएक्शंस इसमें निकालने होते हैं, ठीक है। और रिएक्शंस निकालने के बाद ही हमें पता लगेगा कि हमारे पास जो बेरिंग है उसके ऊपर कितना लोड आ रहा है, कितना रिएक्शन लोड आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को याद होगा जिस तरह हमने डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट के अंदर हम लोगों ने पूरी कैलकुलेशन की थी, ठीक है। स्टैटिक जो है उसकी और वो मोमेंट इक्वेशन भी लगाई हमने, समेशन ऑफ फोर्सेस भी ज़ीरो किया। सो बिल्कुल वही प्रोसीजर जो है यहाँ फॉलो हो रहा होगा, और उसके बाद ही जो है हम इसको क्या कह लें कि आगे सॉल्व करेंगे। जो तरीका है वारदात है वो बड़ा सिंपल होगा आपके पास। यानी कि अगर डायनामिक लोडिंग के केस में कि अगर लेट से आपको कहा जाता है कि जी वो फोर्स वेरी कर रही है, लेट से 110 पाउंड से लेके आपके पास 50 पाउंड्स के दरमियान, तो आप क्या करोगे, ये जो पीक लोड है ना आप इसको कंसिडर करते हो, आप समेशन ऑफ फोर्सेस भी करोगे, समेशन ऑफ मोमेंट्स वगैरह करके आप ये जो रिएक्शंस हैं ये फाइंड आउट करोगे, ठीक है। और फिर ये जो रिएक्शन की फ़ोर्स होगी उसको हम कंसिडर कर रहे होंगे आगे। अच्छा जी, सो हमने ये यहाँ से स्टैटिक क्योंकि हमारे केस में यहाँ इसने हमें कहा है कि जी अव्वल तो ये जो वैसे एग्जांपल थी ये तो डायनामिक लोडिंग की, खैर हमने ये दोनों नोट कर ली हैं। तो आगे चलते हैं हम, ठीक है। और हमने यहाँ से रिलायबिलिटी फैक्टर चूज़ कर लिया KR, क्योंकि 5% हमें गिवन था, सो उसके अगेंस्ट ये 0.62 है, ठीक है। और अब यहाँ से देखो हमने प्रोजेक्टेड लाइफ जो है अब फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है। सो उसमें आप देख रहे हो कि हमारे पास L10 इज इक्वल टू C, जो कि डायनेमिक लोडिंग के केस में 1930 था। लोड P जो है R2 पे 54 पाउंड था, उसको कंसिडर किया हमने, ठीक है। सो वो हमारे पास आ गया 45 इंटू 10⁻⁹ रेवोल्यूशंस, ठीक है। और फिर हमने जब अपने डिज़ायर्ड प्रोबेबिलिटी पे फाइंड आउट करना है, सो उसके लिए KR यानी कि जो कि 0.62 है मल्टीप्लाई बाई 45 इंटू 10⁻⁹ जो कि वैल्यू आती है हमारे पास 27.9 इंटू 10⁻⁹ रेवोल्यूशन। अगर हमने फाइंड आउट करना है लेट से दूसरे उसके लिए भी, ठीक है, तो उसमें जो है अब आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है यहाँ से 1.75 इंटू 10⁻⁶ मिलियन रेवोल्यूशन या फिर 1.75 इंटू 10⁻12 रेवोल्यूशन आएंगी। और यहाँ अब आप देखो अगर आपने डिज़ायर्ड प्रोबेबिलिटी पे फाइंड आउट करना है, सो उसके अगेंस्ट आप देख सकते हो कि 1.09 इंटू 10⁻12 रेवोल्यूशन हैं, ठीक है। सो बेसिकली यानी कि इसका मकसद ये भी है कि जो हमने वहाँ से बेरिंग सेलेक्ट किया था जो कि हमारे पास 6302 था,
वो दोनों केसेस में ही वैलिड है। बल्कि इसमें एक बड़ी मज़े की चीज़ आप नोट करो कि हमारे पास जो लोड में रिडक्शन है वो तकरीबन 3.5 टाइम्स है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूँ ना 54 डिवाइडेड बाय 16 करूँ तो मेरे पास ये तकरीबन 3.5 बनता है, ठीक है। 3.5 रिडक्शन इन लोड पे आपके पास 38 टाइम्स इंक्रीज है इन फटीग लाइफ, ठीक है। यानी कि बेसिकली अगर आप जो है ये इस नंबर को आप डिवाइड करोगे ना इस नंबर से, सो आंसर तकरीबन 38 पॉइंट समथिंग शायद आए, ठीक है। सो 38 टाइम्स आपके पास इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि बेसिकली आप यूँ समझ लो। अच्छा एक और चीज़, एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ देखो कि जब हमने ये कैलकुलेशन की ना तो 6302 की जो लिमिटिंग स्पीड है वो 18,000 आरपीएम है, जबकि जो हमें जो आरपीएम गिवन थे वो 1725 है। सो इसका मतलब है कि ये बेरिंग बिल्कुल एप्लीकेबल है और जो है इस पर चलेगा ये, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद जो है आ जाते हैं अगर हमने बेसिकली अब सिलेक्शन, अगर हमने डिज़ाइन सिलेक्शन करनी है, ठीक है, फॉर कंबाइंड रेडियल एंड थ्रस्ट लोड, ठीक है। अगर हमारे पास दोनों रेडियल और थ्रस्ट लोड अप्लाई हो रहे हैं बेरिंग पे, सो एक हम इक्विवेलेंट लोड उसका निकालेंगे, ठीक है। जिस तरह आप लोगों को याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में अगर उसका वाई कंपोनेंट भी है एक्स कंपोनेंट भी है तो हम उसका रिजल्टेंट निकाल लेते होते थे, ठीक है। लेट से ये आपके पास एफ ऑफ एक्स था, ये आपके पास एफ ऑफ वाई था, सो आप यहाँ से एफ निकाल लेते थे। तो बिल्कुल वहाँ भी यहाँ भी ऐसे होगा कि हम एक इक्विवेलेंट फोर्स पी निकालेंगे जिसमें आपके पास रेडियल फोर्स भी आ रही है और एक्सियल फोर्स भी आ रही है, ठीक है। अब देखो एक्सियल फोर्स के साथ जो पैरामीटर यूज़ होगा वो है वाई। वाई क्या है, एक थ्रस्ट फैक्टर है, अभी चल के हम डिस्कस करते हैं। रेडियल फोर्स के साथ एक फैक्टर आपके पास आ रहा होगा वी, जो कि हमारे पास रोटेशन फैक्टर है, और एक्स आ रहा होगा जो कि हमारे पास रेडियल फैक्टर है। सो इन दोनों को यूँ ऐड करेंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट लोड आ जाएगा जो कि बेरिंग के ऊपर आ रहा होगा, और फिर हम उसको कैलकुलेशन में लेके आएंगे, ठीक है जी। रोटेशन फैक्टर जो है वो हमारे पास 1 होगा अगर हमारे पास जो बेरिंग है डैट इज़ उसमें अगर इनर रिंग रोटेट कर रहा है। अगर तो आउटर रिंग रोटेट कर रहा है तो वी का जो वी की वैल्यू जो है वो 1.2 हो जाएगी। अगर हमारे पास एक्स और वाई जो हैं वो वेरी कह लें कि बेसिकली ये वेरी करेंगे बेरिंग टाइप से, ठीक है। बेरिंग टाइप्स एबिलिटी टू अकोमोडेट थ्रस्ट एज वेल एज रेडियल लोड्स। वैल्यू ऑफ वी एक्स एंड वाई आर डिफाइंड बाय बेरिंग मैन्युफैक्चरर्स इन द टेबल। जिस भी कंपनी की आप कैटलॉग या उनका ब्रोशर लेंगे उसके अंदर ये पैरामीटर्स वो अपने गिवन देगा आप लोगों को, ठीक है, कि वो जो बेरिंग डिज़ाइन कर रहा है उसके ये लेट्स से बेरिंग नंबर के अगेंस्ट क्या पैरामीटर्स हैं, ठीक है जी। A factor E is also specified for the bearing types that defines the minimum ratio between the axial and radial forces below which the axial force can be ignored। यानी कि आप यूँ फ़र्ज़ करें कि अगर ये जो वैल्यू है आपके पास एफ ए और वी एफ आर, अगर तो ये इस वैल्यू ई से कम हो जाती है तो आप सिंपली जो आपके पास एक्सियल या थ्रस्ट लोड है आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, वो इतना स्मॉल हो जाता है। देखो ये फार्मूला था, सो जब वाई ज़ीरो होगा तो ये कंप्लीट ये पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, तो यानी कि सिर्फ ये रेडियल पार्ट बच जाएगा आपके पास। सो आगे चलते हैं। ये बेसिकली एक मैन्युफैक्चरर का टेबल है, इसमें आप देखो कि उसने रेडियल कॉन्टैक्ट ग्रूव बॉल बेरिंग बेसिकली कॉनरैड जो हमारे बेरिंग हैं वो बेसिकली नाम यहीं से आता है, वो कॉन्टैक्ट रेडियल कॉन्टैक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक नहीं, कॉन्टैक्ट रेडियल कॉन्टैक्ट है कॉनरैड। सो रेडियल कॉन्टैक्ट ग्रुप बॉल बेरिंग पे आप देख रहे हो कि उसने एफ ए ओवर सी नॉट की वैल्यू दी है आपको। इसी तरह एक्स वी का टेबल है, उसके बाद जो है आप देख रहे हो कि एक्स है वाई है, ठीक है। और इसने तमाम टेबल्स दिए और इनको हम यूटिलाइज़ करेंगे एक नेक्स्ट एग्जांपल में। कैलकुलेशंस अगर हमने करनी है जी अपने बेरिंग के लिए, सो हमारे पास रेडियल और थ्रस्ट लोड जो है वो हमारे पास बेरिंग जो भी एक्ट बेरिंग की लोकेशन पे हमारे पास नोन होंगे, क्योंकि हमने लाजमी बात है जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका हमने स्टैटिक एनालिसिस किया होगा, मोमेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वगैरह से या शेयर डायग्राम वगैरह से हमें पता होगा कि आपके पास जो बेरिंग जहां आपने अप्लाई करना है वहाँ रिएक्शन फोर्स कितनी है, ठीक है जी। उसकी अब फिर आप क्या करोगे कि लाजिम होता है अगर आपने वो किया तो आपके पास एक अप्रॉक्सीमेट शाफ्ट साइज़ भी आपको नोन होगा, ठीक है। अगर वो नहीं भी होता, अगर लेट से आपको शाफ्ट साइज़ नहीं नोन, तो आप क्या करोगे, आप अपनी मर्ज़ी से एज्यूम करोगे और फिर हिट एंड ट्रायल पे आप चलोगे। ऐसे ये भी हो सकता है कि इसमें अप्रोच, ठीक है। उसके बाद जो है बेरिंग कैटलॉग शुड देन बी कंसल्टेड अ ट्रायल बेरिंग, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे आप, ठीक है, और आपको वैल्यू सी नॉट वी एक्स वाई आपको वहाँ से आप निकालेंगे।
ठीक है जी। वी कैन फाइंड द इफेक्टिव लोड, ठीक है, एंड प्रिडिक्ट बेरिंग फटीग फेलियर, ठीक है, कि वो कितने नंबर ऑफ साइकिल्स तक जो है ये बेरिंग चलेगा और उसके बाद ये फेल कर जाएगा। क्या प्रोबेबिलिटी चेंज हो सकती है, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पर काम करेगा। ऑल्टरनेटिवली वी एक्स एंड वाई कैन बी डिटरमिन्ड फर्स्ट एंड देन फाइंड डायनेमिक लोड फैक्टर सी टू अचीव द डिज़ायर्ड लाइफ, ठीक है, जो भी हमें कितनी प्रोबेबिलिटी क्या लाइफ हमें बेसिकली चाहिए। डिज़ायर्ड लाइफ का मतलब यही है कि आप L10 पे रखना है, L5 है, या L1 पे लेके चलना है, या अपने L99 पे लेट से लेके चलना है, जो कि खैर कोई भी नहीं जाता L50 तक जो है हमारी बुक में, सो हम वहीं तक कंसिडर करेंगे। द स्टैटिक लोड शुड बी कंपेयर टू द स्टैटिक लोड फैक्टर C नॉट फॉर द चूजन बेरिंग टू गार्ड अगेंस्ट एक्सेसिव डिफॉर्मेशन। अगर डायनेमिक लोडिंग होगी जिस तरह हमारे पास वहाँ क्या कहते हैं फर्स्ट केस में था, सो वहाँ डायनेमिक फैक्टर के साथ बेसिकली करेंगे जिस तरह हमने लास्ट एग्जांपल में भी किया। सो एग्जांपल हमारे पास जी कुछ ऐसे है कि वी हैव टू सेलेक्ट अ डीप ग्रूव बॉल बेरिंग फॉर स्पेसिफाइड लोडिंग एंड डिजायर्ड लाइफ। द रेडियल लोड FR इज 1686 पाउंड्स, ठीक है, एंड द एक्सियल लोड FA इज 1012 पाउंड्स। द शाफ्ट स्पीड इज 2000 RPM। वी हैव टू यूज अ कॉनरैड टाइप डीप ग्रूव बॉल बेरिंग, और इंटरनल रिंग जो है वो रोटेट कर रहा है, जो हमारी एजम्पशन हमने की है। अ सुटेबल साइज बेरिंग, ठीक है, टू गिव एन L10 लाइफ ऑफ 5 × 10⁸ रेवोल्यूशन, यानी कि बेसिकली उसकी 5 × 10⁸ रेवोल्यूशन हमें चाहिए, और बेरिंग साइज़ हमने कुछ ऐसे डिज़ाइन करना है कि उस पर 10% जो है सिर्फ फेलियर होता हो रैंडम सैंपल का, या कह लो कि अगर 100 टाइम आप जो है उस बेरिंग को टेस्ट करोगे तो 10% ऑफ द टाइम शायद वो वहाँ फेल कर दे, या फर्स्ट पेट जो है वहाँ आपको देखने को मिल जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो अब अपनी मर्ज़ी से एक बेरिंग साइज़ हमने एज्यूम करना है, और उसकी जो है वैल्यूज़ हमने नोट कर लेनी है, स्टैटिक लोड रेटिंग की और डायनेमिक लोड रेटिंग की। सो चूँकि 5 × 10⁸ है, सो हम इसको एंड से ही स्टार्ट कर लेते हैं 6316 से, ठीक है। बोर डायमीटर इसका 80 mm है, और यहाँ स्टैटिक लोड रेटिंग आप देख सकते हो कि वो आपके पास है 18000 या 18000 पाउंड्स। और आपके पास जो फर्स्ट थिंग जो आपने फाइंड आउट करना होगी, ठीक है, वो बेसिकली रेशो होगी FA और C नॉट की, ताकि हम E के साथ कंपेयर कर सकें। सो FA ओवर C नॉट करते हैं, 1012 हमें यहाँ गिवन है, ठीक है, एक्सियल लोड। सो उसको डिवाइड किया C नॉट के साथ, सो वो हमारे पास रेशो है 0.056। अब देखें ये हमारे पास टेबल है, ठीक है, ये बेसिकली बेरिंग नंबर का है टेबल, ठीक है, और ये हमारे पास चार्ट है जिसमें फैक्टर्स का टेबल है, ठीक है। सो हमने यहाँ से बेरिंग नंबर देख के अब हम यहाँ जाते हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो रेशो है वो हमारे पास है 0.056। अब देखो सबसे पहले FA ओवर C नॉट हमारे पास कितना आया जी, 0.056, ठीक हो गया, हमने यहाँ से वेरीफाई भी कर लिया। अच्छा, उसके बाद जो है हम सेकंड अगर देखते हैं इसमें कि देखो ये चीज़ आप देखो E की वैल्यू देख रहे हो 0.26 है, इसका मतलब है कि हमारे पास ये 0.056 सॉरी माय बैड। अच्छा, आपने ये एक वैल्यू अभी नोट कर लेनी है, ठीक है, FA ये अभी हमारे पास इनिशियली अभी जाते साथ ही यूटिलाइज होगी। सो हमारे पास देखें, एक तो हमें ये बता दिया गया है कि जी जो शाफ्ट की स्पीड है वो 2000 RPM है। तो हमने एक तो ये देखना है कि हमारे पास जो लिमिटिंग स्पीड है वो जो है एक्सीड कर रही है। सो ये जितने भी बेरिंग्स हैं इनमें आप देख रहे हो कि आपके पास ये तमाम जो हैं 2000 RPM से ज़्यादा हैं, इसका मतलब है कि तमाम वैल्यूज़ हमारे पास सेफ़ हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने स्टार्ट करना है, और क्या कहते हैं, हमने कुछ ऐसे इसको डिज़ाइन करना है कि अपनी मर्ज़ी से कोई ना कोई वैल्यू हमने ले लेनी है। क्योंकि RPM बहुत कम वो बता रहा है 2000 RPM वगैरह, सो हम क्या करते हैं कि हम बिल्कुल इसे ये सेकंड लास्ट से हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, 6316 से हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से एट रैंडम आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, इसमें कोई कैद नहीं है, ठीक है, क्योंकि शाफ्ट डायमीटर तो हमें ऐसा गिवन ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, एनीवेज 6316 को हमने सेलेक्ट किया, इसके अगेंस्ट आपने डायनेमिक लोड रेटिंग भी देख लेनी है और स्टैटिक लोड रेटिंग भी देख लेनी है, ठीक है। इन आइदर ऑफ द केस, दोनों केसेस में जो है आपने यही करना है। अगर तो डायनेमिक का वो अगर आपको पीक लोड का भी उसने कहीं जिक्र कर दिया तो भी यही करना है, अगर वो जिस तरह इस केस में स्टैटिक है तो भी इसी तरह करना है।
ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ये रेशो निकालनी है एफ ए ओवर सी नॉट। एफ ए जो है 1012 था, अभी हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखा। सी नॉट देखो तो यहाँ आपके पास 18,000 है इस केस में, सो ये रेशो बनी 0.056। अब आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास देखें दो टेबल्स हैं, ये हमारे पास मैन्युफैक्चरर ने बेरिंग नंबर और उसके अगेंस्ट टेबल दिया हुआ है जिसमें फिजिकल इसकी अपीयरेंसेस वगैरह और डायमेंशंस का जिक्र है, और यहाँ ये दूसरा टेबल है जिसके अंदर फीचर्स उसके प्रॉपर्टीज़ गिवन है, ठीक है, डिफरेंट फैक्टर्स हैं। सो हमने क्या किया कि एफ ए ओवर सी नॉट के पहले कॉलम में गए, सब लाजमत है हमें रेडियल कॉन्टैक्ट ग्रुप बॉल बेरिंग के ही केस में है। सो हम यहाँ से गए एफ ए ओवर सी नॉट के कॉलम में, और यहाँ से हमने देखा 0.056 की तरह, सो वो हमें ये मिल गया। इसको जब मिल गया, क्योंकि अब हमने इसको ई के साथ हमने कंपैरिजन करना है, ठीक है, तो उसके लिए जो है एफ ए ओवर वी सी आर, बेसिकली हमारे पास वो जो रिलेशन था वो कुछ ऐसे था कि एफ ए ओवर वी एफ आर, वी सी आर नहीं वी एफ आर लेस देन इक्वल टू ई, ठीक है। अगर वो होगा तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास एक्सियल लोड है हम उसको इग्नोर कर देंगे, यानी कि बेसिकली हमारे पास वो जो y था वो हमने ज़ीरो ले लेना था। अच्छा, अब एनीवेज हमने इस रिलेशन को यूज़ करने के लिए अब हमने v की वैल्यू नोट की। सो v हमारे पास ये रोटेटिंग फैक्टर हमारे पास ये 1 होगा, क्योंकि हमारे पास इनर बेरिंग जो है वो मूव कर रहे हैं, आउटर बेरिंग स्टेशनरी हैं। सो हमने ये नोट कर लिया। उसके बाद हम गए इसी लाइन में, ये थर्ड लाइन में चलते गए, और ये देखें ई की वैल्यू है 0.26। जब हमने इनको कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू हमारे पास है 0.6, जो कि ग्रेटर है 0.26 से। इसका मतलब है कि हमारे पास रेडियल लोड भी होगा और एक्सियल लोड भी होगा। सो अब हम आ गए इस कॉलम में, ये देखो सिंगल रो बेरिंग्स में, यहाँ अगर आप देखो तो x की वैल्यू हमें गिवन है 0.56 और y की वैल्यू देखो बिल्कुल इसी तरह थर्ड कॉलम में ये रही 1.71। सो वो हमने दोनों यहाँ नोटिफाई कर दी। उसके बाद जो है इक्विवेलेंट लोड निकालना है। सो इक्विवेलेंट लोड निकालने के लिए सिंपल देखो x की वैल्यू हमने नोट की अभी 0.56, v हमारे पास 1 है, ये भी अभी टेबल से देखा हमने। एफ आर की वैल्यू क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन थी 1686, y जो हमने टेबल से देखा 1.71, एफ ए भी हमें गिवन थी। सो हमारे पास ये 2675 इक्विवेलेंट लोड आ गया। अब हमने बेरिंग लाइफ फाइंड आउट करनी है। सो वो सिंपल सी ओवर पी, और ये अब यहाँ देख रहे हो कि डायनामिक लोड रेटिंग यूज़ हो रही है, ठीक है। जो आपकी बुक है उसमें उसने स्टैटिक के केस में भी डिज़ाइनिंग के लिए ऐसे ही कहा है, बट उसने ये ज़रूर कहा है कि जी अगर आपके पास स्टैटिक का केस हो तो यू शुड कंपेयर, आप स्टैटिक के साथ वैसे कंपैरिजन करके देख लें। बट सिंपल सी बात है कि आपके पास जो स्टैटिक का केस है वो थोड़ा सा कह लें कि कम है, ठीक है। तो आपके पास ये जो रेवोल्यूशंस वगैरह हैं कह लें वो थोड़ी सी डिफरेंट आ जाएंगी, इतने कंपैरिजन करने के ऐसे जो है कह लें कि फ़र्क इस वजह से कह लें कि कर लें तो बेहतर है। मगर चूँकि हमारे पास जो ज़्यादा सीवियर केसेस होती है, जो ज़्यादा लोडिंग है हमारे पास फैक्टर, वो डायनामिक के केस में, तो हमने डायनामिक के केस में अगेंस्ट हमने कर लिया। सो अगर आप ये कर लोगे तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ जस्ट फाइन फॉर स्टैटिक केस, ठीक है। तो क्योंकि उसने जो अगर आप बुक में देखोगे तो उसने ये ज़रूर कहा है नाइदर केस इट शुड बी कंपेयर्ड, बट उसने खुद भी इसको कंपेयर नहीं किया। सो वी डोंट नीड टू डू इट आइदर। तो यहाँ हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। इनफैक्ट बेसिकली कह लें जो न्यूमेरिकल्स हमने आज के टॉपिक में कवर कर रहे थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ स्मॉल डिस्कशंस हैं, 2-3 हमारे पास अब ये स्लाइड नज़र है, उनको भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। बेरिंग माउंटिंग डिटेल्स की हम बात करेंगे। Rolling bearings are made with close tolerances on their inside and outside diameters to allow press fitting on shaft or in the housing. मैंने प्रेस फिटिंग के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दिया है, ठीक है। द बेरिंग रेसेस यानी कि रिंग्स जो हैं, इनर रिंग या आउटर रिंग, शुड बी टाइटली कपल्ड टू द शाफ्ट एंड हाउसिंग टू गारंटी दैट मोशन ओनली अकर्स इनसाइड द लो फ्रिक्शन बेरिंग। यानी कि बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बेरिंग की भी रिलेटिव मोशन होने लग जाए। सो हमने इसको बिल्कुल टाइटली कपल करना होता है। द इनर रिंग इज़ यूजुअली लोकेटेड अगेंस्ट द शोल्डर ऑन द शाफ्ट, ठीक है। इनर रिंग बेसिकली जो है कह लें कि अगेंस्ट द शोल्डर ऑन द शाफ्ट का क्या मतलब है, ये उसका ये मतलब है कि आपके पास ना अगर ये शाफ्ट चल रही है, ठीक है, तो जब आपने जहाँ इनर रिंग लोकेट करना होगा ना वहाँ एक हल्का सा यूँ एक ग्रूव सा आएगा, फिर हो सकता है बेशक वो आपके पास दोबारा ऐसे शाफ्ट हो जाए, तो ये बिल्कुल माइनर सा होगा। यानी कि बेसिकली इस वजह से होता है कि आपको लोकेशन आपको मिल जाए कि हमने जो इंटरनल ग्रूव है वो कहाँ आएगा। इसी को लोकेट करने के लिए जो हम आगे कह लें कि जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, रिंग्स वगैरह, ठीक है,
वो हम इसी वजह से इस यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। बल्कि इनफैक्ट अभी आगे नाम आएगा, यस दीज आर स्नैप रिंग्स। स्नैप रिंग्स जो है हम इस वजह से यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है मैक्सिमम अलाउएबल फिलेट रेडियाई टू क्लियर द रिंग कॉर्नर और ऑल्सो डिफाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। मैंने आपको अलाउएबल फिलेट रेडियाई की भी आपको बात की थी टू क्लियर द रिंग्स। वो बेसिकली यही सिचुएशन होती है जो मैंने आपको बताया था ना, कि जो इनर रेडियस है कि आपने उसको फिलेट देना है या वो स्केयर होगा, वो बेसिकली यही होता है कि अगर फिलेट जो है, अगर आपके पास जो अगर उसमें वो फिलेट होगा तो हो सकता है कि वो वहाँ से जो हमने ये हल्का सा ये डिक्रीज़ रखा है, हो सकता है कि वो यहाँ से पास ऑन कर जाए अगर वो आपके पास कह लें कि वो फिलेट की शेप में है, ठीक है। सो उसकी भी लिमिटेशन हमें दी गई कि बेरिंग में अगर आपने इनर रिंग को अगर आपने फिलेट करना है तो मैक्सिमम कितना फिलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो वो इस वजह से मेंशन है कि देखो अगर तो आपके पास ये एज है और यहाँ मेरे पास एक सर्कुलर बॉडी, एक मेरे पास रेक्टेंगुलर बॉडी आ जाती है। देखिए फर्ज करें ये ग्रूव है, ठीक है, मेरे पास ये रेक्टेंगुलर बॉडी है, तो ये तो इसके साथ देखें स्ट्राइक कर गई, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। बट अगर मेरे पास सिचुएशन हुई कुछ ऐसे करके, ठीक है, सो अब आप देख रहे हो अब होगा क्या कि यार ये फिक्स इसके साथ नहीं हो पाएगी, बल्कि चूंकि ये तो राउंड सरफेस है तो ये तो उससे सरपास कर सकती है, यानी कि बेसिकली ये एक्सीड कर सकते हैं उसका इनर ग्रूव। एनीवेज अब ये कुछ इमेजेस हैं, इसमें देखो जो हमारे पास फिगर ए है, इसमें आप देख रहे हो कि आपके पास नट एंड लॉक वॉशर अरेंजमेंट है, ठीक है, यूज टू क्लैम्प द इनर रिंग टू द शाफ्ट टू अवॉइड अ प्रेस फिट। बेसिकली प्रेस फिट से क्या होता है कि आपको याद होगा जो वो ASME वाला मेथड था उसने डिफरेंट कंसिडरेशंस रखी थी, उसने प्रेस फिट को भी लेके आया था, क्योंकि जब इंटरफेरेंस फिट में आप वो प्रेस फिटिंग से करोगे तो उसमें हुप स्ट्रेसेस जनरेट हो सकती हैं, जो कि फिर आप लोगों के लिए जो है कह लें कि सही नहीं है। तो ये जो आप फर्स्ट केस देख रहे हो, बल्कि इनफैक्ट ये इमेज भी आप देखो ना, तो आपके पास ये शाफ्ट है, ये आप देख रहे हो, ये आपके पास बेरिंग है, ये आपके पास लॉकर नट आया, ठीक है, जो कि यहाँ बिल्कुल इसके साथ रेस्ट करेगा और उसको हमने टाइटन अप कर दिया नट के साथ। तो ये अब देख रहे हो कि ये बेसिकली सॉर्ट ऑफ एक की है जो कि इसके साथ कपल हो जाएगा। तो अब जैसे जैसे आपके पास कह लें कि बेरिंग मूव करेगा तो साथ ये भी साथ मूव करते जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली यानी कि यूँ ट्रांसमिट हो रहा होगा। सो ये बेसिक हमारे पास फर्स्ट एक मेथड है कि हम नट एंड लॉक वॉशर यूज़ कर सकते हैं टू क्लैम्प द इनर रिंग, ठीक हो गया। सेकंड हमारे पास केस है कि हम जो है फिगर बी जो हमारे पास ये मौजूद है, हम यूज़ कर सकते हैं स्नैप रिंग को to axially locate the inner ring which would be pressed to the shaft. Basically axially locate करने का मतलब ये है कि उसको along the axis आपने उसकी डायमेंशन नहीं, आपने उसकी लोकेशन फिक्स कर देनी है कि भाई अगर लेट से मैं बात करता हूँ कि आपको ये शाफ्ट अगर एक्सियल है और आप कहते हो कि जी वो 20 mm पे मैंने बेरिंग लगाना है, तो वहाँ स्नैप रिंग होगा तो आप एग्जैक्ट 20 mm पे उसको प्लेस कर सकोगे, ठीक है। तो यानी कि ये बेसिक मकसद है लोकेट करने का, ठीक है। यानी कि अगर आप ये देखो, अगर इस इमेज को हम ज़रा जूम इन करके यहाँ से देख लेते हैं, बल्कि फर्स्ट वन को भी देखो, तो आप देख रहे हो कि ये आपके पास ये क्लैम्प है, वॉशर है, ठीक है, और उसके साथ नट वगैरह के साथ ये टाइटन अप हुआ हुआ है, ठीक है। उसी तरह अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये बेसिकली जो स्मॉल स्नैप रिंग है, अगर आप ये देखो ये कुछ इस तरह का ये स्नैप रिंग होता है, ठीक है। तो ये स्नैप रिंग लगा हुआ है, तो आप इसे यहाँ आइडियली देखो आप इसे लोकेट कर पा रहे हो। अगर आप यहाँ से देखना चाह रहे हो तो ये बॉल बेरिंग है और ये उसके साथ देख रहे हो स्नैप रिंग आपके पास ये इंटरनली ही लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि बेसिकली इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको अब आपको 100% श्योर है कि जी जो हमारे पास हमने इनर रिंग रखना था वो हमने कुछ यहाँ करके स्टार्ट होगा जहाँ, सो बेसिकली स्नैप रिंग भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये बिल्ट इन स्नैप रिंग आ रहा है, पहले से यूज़ कर लो। थर्ड हमारे पास केस है जी कि आउटर रिंग जो है क्लैम्प्ड एक्सियली टू हाउसिंग एंड इनर रिंग लोकेटेड बाय अ स्लीव स्पेसर बिटवीन द इनर रिंग एंड द एक्सटर्नल एसेसरी फ्लैंज ऑन द सेम शाफ्ट। बेसिकली यार जो स्पेसर है, स्पेसर आप यूँ समझो कि हमारे पास ना एक सिंपल एक सर्कुलर हमारे पास एक स्लीव है या फिर कह लो एक सर्कुलर आपने जो है ना पार्टीशन रख दी है दो बेरिंग्स के दरमियान। सो बेसिकली दैट वुड बी द स्पेसर। स्पेसर का फ़ायदा यह है कि अगर आप एक बेरिंग फिक्स कर दे तो आपको दूसरे बेरिंग का पता है कि वो यहाँ आके लगेगा, सिंपल एज दैट। और इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है स्पेसर में, ठीक है। स्पेसर है ये चीज़, ये देख लो कि आपके पास जो है ये फर्स्ट बेरिंग है, उसके बाद ये जो चीज़ें क्रॉस सेक्शन है बेसिकली ये जो स्पेसर है इसका, और उसके बाद ये फिर आगे सेकेंड बेरिंग है। बल्कि ये मज़ीद क्लियर होगा जो हमारे पास ये नेक्स्ट इमेज है, अगर आप इसमें देखो
कि जो इनर रेस है ऑफ द बोथ बेरिंग आर क्लैम्प्ड एक्सिली विद अ नट ऑन द लेफ्ट एंड अ स्पेसर बिटवीन देम। अगर आप यहाँ देखो तो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हो कि ये क्लैंप किया है, ठीक है, हमने इसको, और नट ये लगा हुआ है, ठीक है, जो हमारे पास फिगर ए में हमने देखा। और इसी तरह ये दरमियान में आप देख रहे हो कि अब इनके दरमियान में जो है ये स्पेसर भी आ गया, ठीक है। द आउटर रेस ऑफ द बेरिंग ऑन द राइट इज कैप, बल्कि इसको लेट मी जस्ट हाईलाइट है, ठीक है। ये देखो यार, ये बेसिकली ये स्पेसर है ये सारा, ठीक है। आप ये ज्यूम कर लो कि ये बेसिकली ये स्पेसर है ये वाला, ठीक है। और ये हमारे पास, ये देखो, ये आपके पास नट था, सॉरी क्लैंप था, और ये आपके पास जो है वो आपके पास ये वाला पार्ट जो है ये बेसिकली नट था, ठीक है। हमने यानी कि लेफ़्ट साइड वाला जो बेरिंग है उसको हमने फिक्स कर दिया इस साइड से, उसकी लिमिट कर दी, और जब उसको बिल्कुल हमने एडजस्ट कर दिया आपके पास स्पेसर के साथ, तो वो उसके लिए मूवमेंट में कोई उसकी गुंजाइश नहीं बची। आउटर रेस ऑफ द बेरिंग ऑन द राइट इज कैप्चर्ड, ठीक है, एक्सिली टू द हाउसिंग, ठीक है। बट द आउटर रेस ऑफ द वन ऑन द लेफ्ट इज फ्लोटिंग एक्सिली ऑन द हाउसिंग टू अलाउ फॉर थर्मल एक्सपेंशन। अगर आप यहाँ गौर से देखो, अगर हम अब आउटर रेस की तरफ गौर करते हैं, अगर आप यहाँ से देखो तो ये देख रहे हो कि जो इसके आउटर रेस है वो तो इसके साथ बिल्कुल हाउसिंग के साथ अटैच हो गया, फिक्स हो गया। बट टुवर्ड्स द लेफ्ट देखो तो आपको ये थोड़ा सा कुशन आपको दिखाई दे रहा होगा, नट यहाँ तक है, ये हल्का सा, ये जो वाइट है, ये देखो ये वाइट पार्ट और ये वाइट पार्ट, तो ये बेसिकली आपके पास कुशन है। तो होगा क्या कि अगर इन केस अगर लाजमी बात है टेम्परेचर इंक्रीज होता है बेरिंग शाफ्ट का जब ऑपरेट कर रहा है, तो ये बेसिकली थर्मल अगर एक्सपैंड करेगा इनर रिंग या आउटर रिंग सॉरी, तो बेसिकली वो उस गैप को यूटिलाइज करते हुए यहाँ एक्सपेंशन कर सकता है, ठीक है, थर्मली एक्सपैंड हो सकता है। तो ये इस वजह से कह लें कि अलाउंस है इसमें। सो यहाँ जो है हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है आज का। आई होप के जो है आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और अगर इनकेस कोई भी आप लोगों कोई क्वेरी है, जस्ट लेट मी नो एंड विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।